हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, हमने मैं पहले से बना दिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। चलिए आइए देख लेते हैं महमूद गजनवी की पूर्वजों के बारे में। हम थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के जो पूर्वज थे वो तुर्किस्तान, इस समय जो ये पूरा आता था मध्य एशिया के अंतर्गत आता था। ठीक, महमूद गजनवी के जो पूर्वज थे पहले ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जब अरब में खलीफाओं ने इस्लाम के बल पर, ठीक तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तब यहां के लोगों ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इनका पेशा क्या था? इनका पेशा पहले गुलाम सैनिक के रूप में ये लोग कार्य करते थे, महलों की रक्षा करते थे। और उस समय जो अब्बासी खलीफा के लोग थे, अब्बासी खलीफा के अधीन ये लोग सेवा ग्रहण करते थे। ठीक है, धीरे धीरे ये अरब के साम्राज्य में एक गुलाम योद्धा के रूप में इनको एक प्रसिद्धि मिल गई। 9वीं शताब्दी तक आते आते अरब की सत्ता क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, और अरब क्या हो गया कि यहां पे विघटन का कार्य स्टार्ट हो गया। इसी समय जब अब्बासी खलीफाओं का विघटन हो रहा था, तो ईरान और खुरासान में, कहां पे, ईरान और खुरासान में एक नया वंश बढ़ रहा था जिसका नाम क्या था, समानिद राजवंश। क्या? समानिद राजवंश। समानिद राजवंश। समानिद राजवंश कब? 9वीं शताब्दी में, जिस समय अब्बासी खलीफाओं का विघटन हो रहा था, उसी समय ईरान और खुरासान में एक समानिद राजवंश स्वतंत्र सत्ता में आ गई थी। ठीक है, समानिद राजवंश का एक तुर्क गुलाम योद्धा था। क्या? इसी राजवंश का एक तुर्क गुलाम योद्धा था जिसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। अलप्तगीन कौन था? ये समानिद राजवंश का एक गुलाम योद्धा था, जो इसके पहले भी ये बुखारा के अब्दुल मलिक का एक गुलाम योद्धा रह चुका था। इसी अलप्तगीन समानिद राजवंश की कमजोरी का लाभ उठा करके 962 में गजनी में, कहां पे, यहां पे गजनी में क्या किया कि एक राजवंश की स्थापना की। कब? जब समानिद राजवंश विघटन की तरफ बढ़ रहा था, उसी समय 962 में गजनी में एक तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया था? अलप्तगीन ने किया था। तो अब हम अलप्तगीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अलप्तगीन के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अलप्तगीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए, हमारा पहला पॉइंट क्या है? अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अलप्तगीन ने क्या किया कि इस समय गजनी में, ठीक इस समय गजनी में यहाँ के अमीर जो थे, ठीक जिनका नाम था अबू बकर लावी। क्या नाम था? ठीक, 963 में अमीर अबू बकर लावी, अबू बकर लावी, ठीक ये कौन थे? ये उस समय गजनी के अमीर थे। ठीक है, गजनी के अमीर थे। 963 की बात की जा रही है, अलप्तगीन के बारे में बात की जा रही है। अलप्तगीन ने क्या किया कि 963 में यहाँ के अमीर अबू बकर लाविक से जाबुलिस्तान, ठीक है यहीं पे पड़ता है, ठीक जाबुलिस्तान और उसकी राजधानी गजनी को छीन लिया था। किसने छीना था? अलप्तगीन ने। किससे छीना था? अबू बकर लाविक से छीन लिया था। ठीक है, और इनकी जो सीमा थी अब धीरे धीरे किससे टकराने लगी थी? हिंदू शाही राजा जयपाल से इनकी सीमा टकराने लगी अलप्तगीन की। दोनों के बीच में रुक रुक करके छुटपुट थोड़े थोड़े समय में, थोड़े थोड़े ठीक कम समय में छुटपुट होती रहती थी, युद्ध में छुटपुट
होती रहती थी। लेकिन 963 में, कब? 963 के अंत में ही, 963 के अंत में ही अलब्तगीन की अचानक मृत्यु हो जाती है। अलब्तगीन के बाद ठीक गजनी का जो शासक बनता है, इसका पुत्र इसहाक, पुत्र इसहाक पुत्र इसहाक ठीक शासन सत्ता संभालता है। ये 3 वर्ष तक शासन करता है। कब तक? 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक शासन करता है। लेकिन ये एक अयोग्य शासक के रूप में सिद्ध होता है। इसके बाद इसी का जो सेनापति था, जिसका नाम था सेनापति, इसका नाम था बलत्तगीन। क्या नाम था? इसी का सेनापति बलत्तगीन इसहाक के बाद गजनी का शासक बनता है। ठीक, बलत्तगीन के बाद इस समय अलब्तगीन का ही एक और गुलाम होता है। किसका? अलब्तगीन का एक गुलाम पिराई। क्या नाम है? पिराई। इसी का एक गुलाम जिसका नाम था पिराई, ये राजा बनता है। ठीक, अलब्तगीन के बाद 3 ऐसे अयोग्य राजा बैठे जिनका इतिहास में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सिर्फ वो राजा बने और कोई कार्य नहीं किया, और उसके बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक है, इसहाक, बलत्तगीन, ठीक, और पिराई। उसके बाद एक और अलब्तगीन का, ठीक है, गुलाम होता है, जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन। क्या नाम होता है? सुबुक्तगीन। ठीक है, चलिए आइए सुबुक्तगीन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सुबुक्तगीन जो था, ये अलब्तगीन का गुलाम तो था ही, लेकिन इसकी योग्यता और बहादुरी को देख करके अलब्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? सुबुक्तगीन से कर दिया था। तो अब सुबुक्तगीन जो था वो अलब्तगीन का गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक है, ये बड़ा साहसी था और बड़ा योद्धा था। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन साहसी और एक योग्य योद्धा सिद्ध हुआ आगे चल के। धीरे धीरे इसने हिंदू शाही राजा जयपाल, ये इसकी सीमा अब क्या हो गई? टकराने लगी यहां से। ठीक, राजा तो यहां का बना हुआ है, अब इसकी सीमा धीरे धीरे हिंदू शाही राजा जयपाल से टकराने लगी, और धीरे धीरे हिंदू शाही राज्य पर सुबुक्तगीन ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। सुबुक्तगीन ने गजनी को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, और विस्तार करने के लिए अपने साम्राज्य को, ठीक है, सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने के लिए इसे धन की आवश्यकता पड़ी। और इसने सुन रखा था कि भारत में धन बहुत है। जिस समय सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, उस समय यहां का राजा कौन था? जयपाल था। कहां का? हिंदू शाही राजा। हिंदू शाही राजा जयपाल ने क्या किया? सुबुक्तगीन के खिलाफ एक अभियान लेकर चला, और वो गजनी के मैदान में जाकर के दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध होता है, सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में। लेकिन उसी समय एक तूफान आता है, जिसकी वजह से जयपाल की सेना तहस नहस हो जाती है। जयपाल की सेना तहस नहस होने के बाद सुबुक्तगीन और जयपाल दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है। जब ये संधि करार करके जब जयपाल वापस जा रहा था, जब ये लाहौर पहुंचा जयपाल, तो इसने संधि को मानने से इनकार कर दिया। जयपाल वापस आने के बाद अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया। इस समय जो भारतीय अन्य राजा थे, इन लोगों ने क्या किया कि जयपाल की मदद करने के लिए अपनी अपनी एक एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी,
जिसकी वजह से जयपाल की सेना एक बहुत मजबूत बन गई थी। उस समय जयपाल की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक हो गए थे। अब सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में लमगान के निकट, ये यहीं पे लमगान पड़ता है, ठीक है, ये ठीक लमगान के पास में जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में फिर से एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जयपाल जो था वो बुरी तरह पराजित हो जाता है। इसे पराजय का सामना जयपाल को लमगान के युद्ध में इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी समय 997 में, कब 997 में क्या हुआ कि सुबुक्तगीन की अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु से पहले सुबुक्तगीन ने अपने दोनों पुत्रों में, एक पुत्र का नाम था इस्माइल और दूसरे पुत्र का नाम था महमूद। ठीक है, पुत्र बड़ा महमूद, ठीक, बड़े बेटे का क्या नाम था महमूद और छोटे बेटे का नाम क्या था इस्माइल। छोटे बेटे का क्या नाम था इस्माइल और बड़े बेटे का क्या नाम था महमूद। ठीक, सुबुक्तगीन मरने से पहले अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन ये राज क्या हुआ, महमूद को पसंद नहीं आई, क्योंकि बड़े बेटे के रहते हुए छोटे बेटे को आपने सुल्तान बना दिया, जो कि एक अयोग्य है। ठीक है, महमूद ने क्या किया कि 7 वर्षों के षड्यंत्र के तहत इस्माइल की हत्या करके, ठीक, महमूद क्या हुआ, गजनी का राजा बना। किस वर्ष में, 27 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में गजनी क्या हुआ कि महमूद क्या हुआ, गजनी का राजा बना। गजनी का राजा बना। ठीक है, ये तो था महमूद गजनवी के कुछ, ठीक है, पृष्ठभूमि थी। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। चलिए, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी का कार्यकाल कब से कब तक था, 998 से, ठीक है, 998 से 1030 तक इसका शासन काल था। ठीक है, चलिए, पहला पॉइंट हमारा है जो आपके एग्जाम के बेस से भी इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी जो था, अपने दरबार को बढ़ाने के लिए, भव्य बनाने के लिए इसे धन की आवश्यकता पड़ी। धन की आवश्यकता की खोज में इसने पूर्वी देशों के साथ आक्रमण करना शुरू किया। ठीक, कहा जाता है, पुराने इतिहासकारों ने यह कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कितनी बार, 17 बार, 17 बार। और यह बात कहा किसने है, यह बात हेनरी और डाउन्स ने कहा था। हेनरी और डाउन्स का मानना था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, हेनरी इलियट और डाउन्स ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, अपने साम्राज्य को भव्य बनाने के लिए। और भव्य बनाने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, जो वो धन भारत में ही मिल सकता था उसे। ठीक है, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य जो था, ठीक है, राजनीतिक नहीं था, आर्थिक ही था। क्योंकि अगर राजनीतिक होता तो भारत में जिस तरीके से उसने लूटपाट किया था, लूटपाट करने के बाद यहां पे अपने सूबेदार भी नियुक्ति कर सकता था।
लेकिन इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपने दरबार को भव्य बनाना, और उसके लिए उसे आर्थिक जरूरत थी, इसीलिए इसने पूर्वी देशों के साथ अभियान पर निकला। ठीक है, चलिए। हेनरी इलियट और डाउस का मानना था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। किसने? सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि भी धारण किया था। महमूद गजनवी की योग्यता को देखते हुए इस समय जो यहाँ के खलीफा थे, उन्होंने महमूद गजनवी को उपाधियां दिया, यमीन उद दौला और यमीन उल मुल्ला। क्या? खलीफा ने उपाधि दिया। ठीक, कौन कौन से? पहला उपाधि इन्होंने ये दिया कि यमीन उद दौला। क्या नाम था? यमीन उद दौला। ठीक, जिसको कहा जाता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या? साम्राज्य का दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। ठीक, दूसरी उपाधि कौन सी थी? यमीन उल मिल्ला। क्या नाम था? यमीन उल मिल्ला, यमीन उल मिल्ला, जिसको कहा जाता है धर्म का रक्षक। ठीक है, धर्म का रक्षक, धर्म का रक्षक। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करने जा रहे हैं महमूद गजनवी के अभियानों के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं। महमूद गजनवी, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने साम्राज्य को भव्य बनाने के लिए इसने पहला आक्रमण जो किया था वो 1001 में किया था। कहां पे? हिंदू शाही राजा जयपाल के ऊपर। कब किया था? 1001 में। कहीं कहीं पे आपको 1000 भी मिलता है। ठीक है, तो कहां पे किया? हिंदू शाही राज्य, हिंदू शाही राज्य पर, राज्य पर। यहां के राजा इस समय कौन थे? राजा जयपाल। यहाँ के राजा इस समय कौन थे? यहाँ के राजा जयपाल थे। ठीक है, चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1001 में महमूद गजनवी और राजा जयपाल, हिंदू शाही राजा जयपाल के बीच में, ठीक है, युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद जयपाल क्या करते हैं? हार जाते हैं। हार का अपमान सहन नहीं कर पाते हैं जयपाल, और अंततः ये आत्महत्या कर लेते हैं। आप जयपाल के आत्महत्या करने के बाद हिंदू शाही राज्य का अगला राजा जो बनता है, आनंदपाल बनते हैं। ठीक है, हम इसको अगली कड़ी में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, और यहां से बहुत सारा धन वापस लेकर के कहां पहुंच गया? गजनी पहुंच गया। इसने फिर रुक करके 1003 में सिंध, सिंध में भेरा नामक स्थान पर इसने फिर से 1003 में सिंध के भेरा पर आक्रमण किया। भेरा पर आक्रमण किया। कहां पे किया? भेरा पर आक्रमण किया, लेकिन यहां पे सफलता इसे नहीं मिल पाती है और ये वहीं से वापस आ जाता है 1003 में।
और वापस कहां चला जाता है, गजनी फिर से वापस चला जाता है। जो आपके एग्जाम के बेस से जहां से क्वेश्चन बनेंगे उन पॉइंटों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अभियान, पहला अभियान महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजा जयपाल पर किया था। ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है कि हिंदू शाही राजा जयपाल पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो 1001 में किया था। सिंध भेरा पर आक्रमण का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसे यहाँ पे सफलता नहीं मिली थी, इसीलिए इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। लेकिन इसने अगला अभियान अपना 1006 में, कहां पे, 1006 में। एक 1006 में मुल्तान पर किया। कहां पे किया, मुल्तान पर। कब किया, 1006 में। यहां का राजा फतेह मुल्ला दाऊद था। कौन था, राजा फतेह मुल्ला दाऊद था। ठीक है, महमूद गजनवी और फतेह मुल्ला दाऊद के बीच में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में भी फतेह मुल्ला दाऊद क्या होते हैं, पराजित होते हैं। यहां की जिम्मेदारी, कहां की, मुल्तान की जिम्मेदारी जयपाल का एक नाती था जिसका नाम था सुखपाल। क्या नाम था, सुखपाल। ठीक है, इसका एक नाती था जिसका नाम था सुखपाल। इसने क्या किया था कि इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद सुखपाल का नाम बदल करके नौसा शाह रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, नौसा शाह। यहां की मुल्तान की जिम्मेदारी महमूद गजनवी नौसा शाह को सौंप करके वापस गजनी चले जाते हैं। ठीक है, चलिए महमूद गजनवी ने अपना अगला आक्रमण कहां पे किया, लौह कोट। ये कश्मीर में पड़ता है, ये यहां पे क्या है, लौह कोट। ठीक है, अगला आक्रमण इन्होंने 1015 में, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, महत्वपूर्ण अभियान ही महमूद गजनवी के बताए जा रहे हैं। ठीक है, बीच में काफी ऐसे अभियान इन्होंने किया है जिसका आपके इतिहास में एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम उन्हीं अभियानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो अभियान आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मुल्तान का शासक फतेह मुल्ला दाऊद था जिसको महमूद गजनवी ने पराजित किया, और यहीं पे जयपाल का एक नाती सुखपाल था। इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करके इसका नाम नौसा शाह रखा गया था, और यहां मुल्तान की जिम्मेदारी नौसा शाह को सौंप करके महमूद क्या किया, गजनी वापस चला गया। उसके बाद अगला अभियान इन्होंने कहां पे किया, लौह कोट। ये पड़ता, देख लीजिए मैप में, लौह कोट पर इन्होंने अपना अगला अभियान कब किया, 1015 में। ठीक है, चलिए 1015 में लौह कोट में इन्होंने अगला अभियान अपना महमूद गजनवी ने किया। लेकिन ये सिंध में, कश्मीर में पड़ता है, तो कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से महमूद गजनवी आगे नहीं बढ़ पाया था, और इसका युद्ध जो था वो एक अनिर्णायक युद्ध रहा। लेकिन जब यहीं से वापस लौटता है इसी समय 1018 में, ठीक है, 1018 में कश्मीर के बाल लूटने के बाद जब यहाँ मौसम खराब होने की वजह से युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो महमूद गजनवी यहां से वापस गजनी चला गया। लेकिन जब इसने 1018 में अपना अभियान शुरू किया, ठीक है, चलिए 1018 में इसने इसी समय गंगा घाटी को लूटा। क्या,
गंगा घाटी पर आक्रमण किया। गंगा घाटी के अंतर्गत उस समय आने वाले क्षेत्र थे, मथुरा था, वृंदावन था, बरन था, ठीक है, कन्नौज था। कन्नौज का जो शासक था वो प्रतिहार शासक राज्यपाल था। इसने बिना युद्ध किए ही राज्य को छोड़ करके भाग गया था। उसके बाद अपना अपना महमूद गजनवी अगला अभियान जो एक महत्वपूर्ण निर्णायक के रूप में प्रसिद्ध है, जो कलिंजर पर किया। क्या? 1019 में। कब? 1019 ने ग्वालियर पर किया। ठीक, यहां के राजा कौन थे? विद्याधर थे। ठीक, कौन थे? विद्याधर थे। चंदेल शासक विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर। यहां के कौन राजा थे? यहां के राजा थे चंदेल शासक विद्याधर थे। महमूद गजनवी विद्याधर को पराजित नहीं कर पाया था, इतना शक्तिशाली राजा था। यहीं पे कालिंजर दुर्ग पड़ता है। कहां पे? कालिंजर दुर्ग। यहीं पे कालिंजर दुर्ग पड़ता है। महमूद गजनवी कालिंजर दुर्ग को भेद नहीं पाया, जिसकी वजह से महमूद गजनवी विवश होकर के चंदेल राजा विद्याधर से इसको संधि करनी पड़ी। ये पहला मिशन था जिस मिशन में महमूद गजनवी को जीत नहीं हासिल हुई। इसका सबसे सफल अगला अभियान जो होता है, इसका सबसे सफल अगला अभियान कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। क्या है? सोमनाथ कहां पड़ता है? देखिए, ये गुजरात है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। यहां के शासक जो है भीम प्रथम है। आपको इस मैप से आइडिया लगाना है, पता करना है कि जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय यहां का राजा कौन था? तो यहां का राजा कौन था? चालुक्य वंशी शासक यहां पे भीम प्रथम था, जो कि बिना युद्ध किए ही भीम प्रथम यहां से भाग गया था। तो ये युद्ध कब किया गया था? पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि महमूद गजनवी का सबसे सफल अभियान कौन सा था? तो 1025 में। कब? 1025 में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और इसको बुरी तरीके से लूटा। और यहां से लूट करके जो धन लेकर के गजनी जा रहा था, जाते समय इसको जाटों ने बहुत परेशान किया। ठीक है, किसको? महमूद गजनवी को। अगला अभियान महमूद गजनवी ने जाटों को दंड देने के लिए 1027 में, ठीक है, राजा लिख लीजिए, चालुक्य शासक, चालुक्य शासक भीम प्रथम थे। ठीक, जिन्होंने बिना युद्ध किए अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके वापस जा रहा था, इसी समय यहां के जाटों ने महमूद गजनवी को बहुत परेशान किया। तब महमूद गजनवी ने प्रण लिया कि अब हमें जाटों को दंड देना है। दंड देने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 में, कब? 1027 में 1027 में जाटों को सजा देने के लिए आया था। ठीक, 1027 में जाटों को सजा देने के लिए महमूद गजनवी अपना अभियान किया था। और जाटों को सजा देने के बाद जब वापस गया तो 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई।
मृत्यु 1030 में, ठीक है। 1030 में किसकी मृत्यु हो गई? महमूद गजनवी की। उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या थी जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? यहाँ की स्थिति क्या थी? यहाँ के जो राजा थे अपने यश, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आपस में लड़ लड़ करके अपनी शक्ति को छीन कर रहे थे। समाज की उस समय बहुत दयनीय स्थिति थी। समाज उस समय जातियों में बढ़ चुका था, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा आप लोगों से अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में हम नोट कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है महमूद गजनवी की सेना में, ठीक है। चलिए महमूद गजनवी की सेना में, ठीक है, तिलक एवं सेवंत राय जैसे हिंदू उच्च पदों पर थे, ठीक। चलिए हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा यह है महमूद गजनवी के दरबार में महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी फिरदौसी कुतुबी फारूकी जैसे लोग थे, ठीक है। यहीं पे एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए, फिरदौसी को, ठीक, पूर्व का होमर कहा जाता था। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, ठीक है। और बैहाकी को, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बैहाकी को पूर्व का पोप्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट यह है कि अलबरूनी की पुस्तक का नाम, ठीक, बहुत पूछा जाता है। अलबरूनी की पुस्तक का नाम, चलिए इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद
तहकीक ए हिंद, इसी को किताबुल हिंद या किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए इसी समय अल-बिरूनी के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करते हैं। अल-बिरूनी ने भारत में ठीक यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वेद, उपनिषद, ठीक, वेदों के बारे में जाना, उपनिषदों के बारे में जाना, ठीक, और यहाँ के गणित, ज्योतिष, फारसी, गणित, ज्योतिष, इन सभी का अध्ययन किया। इन सभी का अध्ययन किया। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला पॉइंट है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि कुतुबी की पुस्तक का नाम, अगला पॉइंट हमारा क्या है, कुतुबी की पुस्तक का नाम तारीख ए यामिनी अथवा किताब उल यामिनी। ये आपके एग्जाम के बेस से ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुस्तक आपके एग्जाम में कई जगह पूछे जा चुके हैं। चलिए आइए हमारा अगला पॉइंट क्या है, अल-बिरूनी ने यहाँ के त्योहार होली और दीपावली तथा 72 अछूत जातियों की सूची प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और आप लोगों को जो कुछ डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।